डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत के सामाजिक इतिहास में आज हम लोगों का अंतिम क्लास है और आज के क्लास में हम यह देखेंगे टॉपिक कि गांधी जी और हरिजनोत्थान, यानी गांधी जी के द्वारा हरिजनों का किस प्रकार से उत्थान किया गया। पढ़ने से पहले दो बातें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गांधी जी ने हरिजनों का जो उत्थान किया वो व्यक्तिगत रूप से नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रह करके किया। तो इसलिए गांधी जी का हरिजनोत्थान जब पढ़ने की बात आएगी तो हमें कांग्रेस के अधीन गांधी के हरिजनोत्थान को पढ़ना होगा। और दूसरी बात ये कि हरिजनों का उत्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिर्फ महात्मा गांधी ने नहीं किया, बल्कि एक और नाम है, उन्होंने भी हरिजनों के उत्थान के लिए बहुत महती भूमिका अदा की और उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दूसरी चीज हमें ये भी देखनी है कि महात्मा गांधी का हरिजनोत्थान क्या था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हरिजनोत्थान क्या था। तो ये दोनों चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, यानी कांग्रेस के परिवेश में हरिजनों का उत्थान का जो प्रयास था वो क्या था, और गांधी और अंबेडकर का जो हरिजनोत्थान में अंतर था वो क्या था। तो पहली वाली बात सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, बीच में गांधी के प्रयास रहेंगे और अंतिम कड़ी जो इस लेक्चर्स का होगा उसमें गांधी और अंबेडकर के बीच हरिजनों के उत्थान के परिवेश में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि दोनों के बीच क्या क्या अंतर था। क्लियर? तो इस परिवेश में अगर देखते हैं तो कांग्रेस जो पार्टी थी, तो ये कांग्रेस ने अपने स्थापना के एक वर्ष बाद ही, यानी 1886 ईस्वी में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो इस कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा सामाजिक सुधार सम्मेलन की नींव डाली और ये सम्मेलन कांग्रेस के सम्मेलन के साथ ही चलता था। ठीक है, कांग्रेस के सम्मेलन के साथ होता था। ठीक है, कांग्रेस जो है वो राजनीतिक विषयों पर बात करती थी और जो कांग्रेस के अंतर्गत दूसरे पंडाल में जो सामाजिक सुधार सम्मेलन होता था वो सामाजिक विषयों पर बात करती थी। ठीक है ना? तो ये जो चीजें था इसका विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध के बावजूद जो है वो 1894 ईस्वी तक ये चलता रहा। और 1894 से लेकर के, यानी 95 से लेकर के 1817 ईस्वी तक इस विरोध के कारण ये बंद हो गया। तो पहले छात्रों जो बोर्ड पर लिखा है हमने उसको एलोबरेट कर देना चाहते हैं, उसको समझा देना चाहते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थापित हुआ 72
अनुयायियों के साथ या सदस्यों के साथ, तो उस समय एक प्रश्न इसके सामने आया और वो प्रश्न क्या था कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। तो कांग्रेस ने जो अपना उद्देश्य निर्धारित किया वो कुल 9 प्रोग्राम उसके थे। जब कांग्रेस पढ़ाएंगे हम तो उसमें बताएंगे कि क्या 9 प्रोग्राम थे उसके। उसमें कोई भी सामाजिक मुद्दा नहीं था। कांग्रेस ने आरंभ में ही 1885 में जब स्थापित हुई थी तो उस समय ही घोषित कर दिया था कि कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक विषयों पर विचार करना होगा। कोई समूहगत विषय, जातिगत विषय या सामाजिक विषय कांग्रेस के विचार के मुद्दे नहीं होंगे। प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेस ने आखिर ऐसा क्यों नीति बनाई। तो उसका उत्तर यह है कि भारत की जो जातीय व्यवस्था थी, अगर उस जातीय व्यवस्था के विषय पर कांग्रेस के अंदर विचार विमर्श किया जाता तो वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता, क्लास स्ट्रगल पैदा हो जाता और उसके वजह से भारत के लोग आपस ही में लड़ जाते और कांग्रेस का जो मूलभूत उद्देश्य राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति थी वो नहीं हो पाती। तो इसीलिए अपने प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस ने अपने आप को राजनीतिक विषयों तक सीमित कर लिया। लेकिन जब कलकत्ता में इसका द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में होता है तो इस बात को महसूस किया गया कि अगर सामाजिक विषयों पर विचार नहीं होगा तो फिर राजनीतिक निर्णय बहुत मजबूत नहीं लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं लिए जा सकते हैं कि जो समाज में विभेद है, डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक एक सशक्त राजनीतिक धरातल का निर्माण नहीं होगा। इसको समझने के अंदाज में कुछ ऐसे समझिए आज की कंटेक्स्ट में कि जिन जातियों में समाज ज्यादा मजबूत है वो पॉलिटिकली ज्यादा मजबूत है और जिन जातियों का समाज काफी कमजोर है उसका वोट बढ़ जाता है और उसके वोट का कोई महत्व नहीं रहता है। तो अंग्रेजों से जो कांग्रेस ने लड़ने की नीति अपनाई, हालांकि शुरू में इसके लड़ने का तरीका दूसरा था, उग्रवादी नहीं था। शुरू में इसने जो लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से उसका चरित्र उदार था, लिबरल था और उद्देश्य थोड़ा हट करके था, पूर्ण स्वराज्य नहीं था। लेकिन इतना था कि उनका डिमांड अंग्रेजों से ही था भारतीयों के परिवेश में। यह सच है अपने आप में। तो अगर हम सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में कांग्रेस नहीं उभर सकती थी। तो इसलिए मजबूरी में यह था कि ठीक है, वर्ग संघर्ष का तो डर है सामाजिक विषयों पर विचार करने से, लेकिन राजनीतिक सशक्तता के लिए जरूरी है कि सामाजिक जो दुराव है, जो सामाजिक विभेद है, उस पर भी विचार करके उसको खत्म किया जाए। तो इसलिए इस विषय को जो है वो तो विचार करना पड़ेगा। तो अब ये सांप और छुछुंदर वाली स्थिति हो गई कांग्रेस की कि यदि कांग्रेस अपने अधिवेशन में सामाजिक विषयों पर विचार करती है तो वर्ग संघर्ष पैदा हो जाएगा और राजनीतिक उद्देश्य जो है वो धूमिल हो जाएगा, यह उसकी प्राप्ति असंभव हो जाएगी। और यदि सामाजिक विषयों पर विचार नहीं करता है तो एक सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में कांग्रेस अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा। ये उसके लिए द्वंद्वात्मक स्थिति थी, ये उसके समक्ष आरंभिक द्वंद्व था। कांग्रेस ने इसको खत्म कैसे किया कि ठीक है, कांग्रेस अपने मूल अधिवेशन में इसको नहीं उठाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि जब जब अधिवेशन होगा तब तब इसके साथ एक सामाजिक सम्मेलन भी अलग पंडाल में होगा और वो जो सम्मेलन होगा उस सम्मेलन में सामाजिक विषयों पर विचार होगा और जो निर्णय होगा उससे मूल कांग्रेस को अवगत करा दिया जाएगा। तो अगर वर्ग संघर्ष हुआ भी तो वहां होगा,
मूल कांग्रेस जो राजनीतिक विषयों पर विचार कर रही है उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा और ये अपना राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। तो ये एक व्यवहारिक धरातल दिखाई पड़ा। इसीलिए छात्रों 1986 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के साथ साथ सामाजिक सुधार सम्मेलन भी आरंभ हुआ। जब आरंभ हुआ तो उसी समय इसका विरोध भी हुआ कि नहीं, इस सामाजिक विषयों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सबों के बावजूद यह सम्मेलन चलता रहा और कब तक चला तो 1894 ईस्वी तक चलता रहा। अब जब 1895 ईस्वी का समय आया, ये आया, ठीक है, तो इस समय में पूना में इसका अधिवेशन होना था। कहां? और पूना अधिवेशन जो होना था इसका, तो उस समय जो पूना के चित्पावन ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण थे, जिसका नेतृत्व उस समय बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने इसका विरोध किया। किस बात का विरोध किया? कि कांग्रेस के साथ साथ सामाजिक सम्मेलन चलने का। उन्होंने कहा कि पूना में यदि कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ सामाजिक सम्मेलन चलेगा तो हम इस अधिवेशन को नहीं होने देंगे। अब तिलक का जो उस समय महाराष्ट्र में या पुणे में जो दबदबा था, उनके वेट का, उनके वजन का कोई दूसरा नेता नहीं था। यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस का मतलब था तिलक और तिलक का मतलब था कांग्रेस। अगर बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाता तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं होती। सारी पब्लिक कांग्रेस के साथ थोड़ी जुड़ी हुई थी। जो समाज का मध्यम वर्ग था, जो इलीट क्लास था, आरंभ में वही कांग्रेस को चला रहा था। जब गांधी आए तब कांग्रेस के साथ निम्न वर्गों या दूसरे वर्गों का जुड़ाव हुआ। गांधी के आगमन से पूर्व कांग्रेस पूर्ण तरीके से एक मध्यम वर्गीय पार्टी थी, जो जमींदारों का, नवाबों का, डॉक्टरों का, वकीलों का, पत्रकारों की पार्टी थी, जन सामान्य की पार्टी नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में जहां अधिवेशन होता था तो वहां के लोगों का दायित्व होता था कि वो इस अधिवेशन का सारा इंतजाम करें। तो अगर तिलक नहीं घोषणा कर दे कि हम नहीं होने देंगे तो फिर अधिवेशन होगा ही नहीं, वो इंतजाम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से तिलक की धमकी के कारण 1895 में निर्णय लिया गया कि अब जो है ये बंद हो जाएगा। क्या चीज? सामाजिक सम्मेलन। कांग्रेस के साथ सामाजिक सम्मेलन नहीं चलेगा। तो इस तरीके से 1894 के बाद से लेकर के 1895 से 1817 लिख दिया, 1917 ईस्वी तक कांग्रेस सामाजिक विषयों पर विचार नहीं करती रही। बात समझ में आई? क्यों नहीं किया तो उसका पूरा विवरण हम आपको बता चुके हैं। एनी कंफ्यूजन? अब देखिए छात्रों कि क्या हुआ इस परिवेश में, यानी सामाजिक विषय के परिवेश में इसके बाद क्या हुआ। तो ये जो 1895 और 1917 का के बीच का जो समय है, इस समय आप देखिएगा तो निम्न जाति आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। निम्न जाति आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। और साथ ही साथ आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। और साथ ही साथ जो है वो 1910 ईस्वी में बंबई में निम्न जाति सम्मेलन हुआ था। ठीक है?
इसी समय दक्षिण भारत में के केरल और तमिलनाडु भी पढ़ चुके हैं पूर्व में। इझावा और पुलैया आंदोलन चल रहा था। अब देखिए कि कांग्रेस ने यह निर्णय ले लिया 1895 में कि हम सामाजिक विषयों पर विचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का मूलभूत उद्देश्य राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्त करना है, तो इसलिए सामाजिक विषयों पर उसने विचार करना छोड़ दिया। सामाजिक विषयों पर विचार करना छोड़ने का अर्थ क्या हुआ कि कांग्रेस जो निम्न वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, उस पर विचार नहीं करेगी। इसका मतलब कांग्रेस निम्न और पिछड़ा वर्ग विरोधी हो गई। अब ऐसे परिवेश में जो निम्न या पिछड़ा वर्ग कह लीजिए था, तो इस दौरान में इसका आंदोलन भारत के विभिन्न भागों में छिटपुट रूप से ही सही शुरू हो गई थी। और 1910 में प्रकाष्ठा यह हुई कि बंबई में इन लोगों ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कर लिया। इसी समय दक्षिण भारत में इझावा और पुलैया, जो क्रमशः केरल और तमिलनाडु की जातियां थी, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि यहां के उच्च वर्गों के खिलाफ। ये पहले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिस डर से कांग्रेस सामाजिक सम्मेलनों से बच रही थी कि वर्ग संघर्ष कांग्रेस में न पैदा हो जाए, वो सामाजिक सम्मेलन बंद करने के बाद वर्ग संघर्ष कांग्रेस के बाहर धरातल पर पैदा होने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता कि भारत में सड़कों पर जो है वो भारतीयों के बीच में वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता, और जब पैदा हो जाता तो फिर क्या होता कि कांग्रेस का जो राजनीतिक लक्ष्य था, चाहे उस वक्त जो भी राजनीतिक लक्ष्य रहा हो, उसकी प्राप्ति कांग्रेस नहीं कर पाती। तब ऐसी परिस्थिति में 1917 ईस्वी में 1917 में कांग्रेस की नीति में परिवर्तन होता है। कांग्रेस की नीति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन कैसा होता है? तो अब सामाजिक विषयों पर विचार हेतु एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कांग्रेस का सम्मेलन नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने निम्न जातियों के अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन, अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसमें यह निर्णय लिया गया, यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें यह निर्णय लिया गया कि साहब निम्न वर्गों के साथ और स्पृश्यता का जो अनटचेबिलिटी थी, का जो व्यवहार है, उसको बंद करना चाहिए। यानी बंद करने का आह्वान किया।
ठीक है। तो ये सब जो घटनाएं घटी, ये निम्न जाति का जो आंदोलन हुआ 1910 में बॉम्बे में निम्न जातियों ने अपना सम्मेलन किया। इसके अलावा दक्षिण भारत में पुलैया और इझावा लोगों ने उच्च वर्णों के खिलाफ आंदोलन किया, यह संघर्ष किया। तो कांग्रेस ने देखा कि जो डर हम लोगों को था कि उससे वर्ग संघर्ष कांग्रेस में पैदा होगा और हम इसलिए सामाजिक विषयों पर विचार नहीं करेंगे, तो हमने जो सामाजिक विषयों पर विचार करना बंद कर दिया, तो इससे वर्ग संघर्ष का डर समाप्त नहीं हुआ, अब तो रोड पर आ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बिना सामाजिक विषयों पर विचार किए हुए नहीं रह सकते। तब कांग्रेस ने अपनी नीति में मूलभूत परिवर्तन किया और पहली बार 1917 में जो तिलक 1895 में ये धमकी दे रहे थे, देखिएगा कंट्रास्ट पॉलिटिक्स का, कि तिलक के वजह से ही कांग्रेस ने अपने सम्मेलनों से सामाजिक सम्मेलन के आयोजन को बंद किया। तिलक ने 1917 में कांग्रेस की नीति में परिवर्तन कराया और तिलक के माध्यम से ही बंबई में ही कांग्रेस के बैनर तले अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया और तिलक ने ही घोषणा की कि अब ये दायित्व बन जाता है सारे हिंदुओं का कि वो निम्न वर्गों के साथ अछूत का व्यवहार न करें। इसका अर्थ क्या हुआ कि बिना सभी लोगों को साथ लिए हुए आजादी की परिकल्पना बेमानी थी। क्योंकि अभी का जो भी नेतृत्व था 1917 से पहले तक, उसमें सभी नेताओं में एकमात्र नेता तिलक ही थे जो स्वराज्य के समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले 1905 ईस्वी में यह कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो तिलक को यह महसूस हुआ कि हम जो ये नारा दिए हैं, ये हम जो ये लक्ष्य निर्धारित किया है, वो लक्ष्य कभी भी फलीभूत नहीं होगा जब तक के निम्न वर्गों को कांग्रेस के साथ न जोड़ा जाए या निम्न वर्गों के समस्याओं का समाधान न किया जाए। तो निम्न वर्गों के साथ कौन सी समस्या थी? बहुत सारी थी, लेकिन सबसे पाइवटल जो प्रॉब्लम्स था, सबसे गूढ़ जो समस्या थी, वो था अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत, यानी अस्पृश्यता। तो इसीलिए मुंबई में अधिवेशन कर करके, अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन कर करके बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा कि सारे हिंदुओं का दायित्व बनता है कि वो हरिजनों के साथ अछूत का व्यवहार न करें। तो ये ड्रास्टिकल चेंजिंग था किसमें? कांग्रेस पार्टी में। अब देखिए, लेकिन वास्तविक बात क्या था? अब यहां से आ जाता है, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो कांग्रेस की नीति पढ़ाया, किस परिवेश में? बोलिए ना, हरिजनोत्थान के परिवेश में। अभी तक जो हमने पढ़ाया आपको, शुरू में जब लेक्चर शुरू किए थे तो क्या बताए थे कि आज का लेक्चर 3 खंडों में बटा रहेगा। हेडिंग देखिए, महात्मा गांधी हरिजनोत्थान। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महात्मा गांधी से हम शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी विषय होता है उसका आगे पीछे भी कुछ होता है। मूल विषय को पढ़ने से पहले उसके पूर्व की पृष्ठभूमि को पढ़ना काफी जरूरी है, और मूल विषय के पढ़ने के बाद उसके प्रभाव को पढ़ना काफी जरूरी है। तो अगर ये विषय हम लेते हैं कि महात्मा गांधी और हरिजनोत्थान, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी से पहले हरिजनोत्थान के बारे में क्या हुआ। क्योंकि महात्मा गांधी ने जो भारत में सक्रिय राजनीति में भाग लिया, वो कांग्रेस के बैनर तले लिया, व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। तो इसलिए स्वमेव ये एक तथ्य बन जाता है कि कांग्रेस की क्या नीति थी हरिजनोत्थान में। तो इसलिए कांग्रेस की नीति का वर्णन किया है, यानी गांधी जी के कांग्रेस में आगमन से पहले कांग्रेस ने हरिजन के उत्थान के लिए क्या नीति अपनाई, या हरिजन उत्थान के परिवेश में कांग्रेस पार्टी का क्या विचार था। तो अभी तक के क्लास में इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अब जो मेन बॉडी पर आ रहे हैं टॉपिक के, वो है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो
कांग्रेस ने या कांग्रेस द्वारा हरिजनोत्थान का वास्तविक प्रयास वो गांधी के आगमन के बाद किया गया। गांधी के आगमन के बाद किया गया। तिलक का जो प्रयास था वो एक नीति में परिवर्तन का सूचक था। उस सम्मेलन के द्वारा कोई व्यवहारिक काम कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया, सिर्फ कह दिया गया। तो कह देने से जो स्थिति था उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए। सिर्फ इतना हुआ कि कांग्रेस ने अपनी नीति की घोषणा कर दी कि हम अब साहब हरिजनों के प्रति जो है वो निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं, बल्कि हरिजन विषय पे कांग्रेस विचार करेगी। सिर्फ इतना परिवर्तन हुआ। कांग्रेस व्यवहारिक रूप से हरिजन के पक्ष में तब आती है जब कांग्रेस के अंदर गांधी जी का उदय होता है। अब देखिए, कांग्रेस के अंदर जो गांधी जी का उदय होता है वो कब होता है, ये देखने वाली बात है। तो गांधी जी 1915 से पहले भारत में थे ही नहीं। गांधी जी 1915 से पहले कहां थे? सऊदी अरबिया में थे? नहीं, कहां थे मुन्ना भाई? अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में थे। उन्हें इतना भी आप नहीं जानते हैं ना? हैं? बताइए तो। जानते हैं सर। जानते हैं तो क्यों चुप थे? तो गांधी जी अपने जीवन का अमूल्य 20 वर्ष साउथ अफ्रीका के भारतीयों के अधिकारों के लड़ने के लिए व्यतीत किया था और वहां अपने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से भारतीयों के ऊपर जो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 3 निर्योग्यताएं लाद दी गई थी, उनको वो समाप्त करने में सफल हुए थे। और बंदूक, गोली और डंडे के माध्यम से नहीं, बल्कि 2 शब्दों से उन्होंने मुकाबला किया था और जीत हासिल की थी। और वो शब्द क्या था? सत्याग्रह और अहिंसा, जिस पर आप लोगों को आज यकीन ही नहीं है यकीन आपको कि सत्याग्रह अहिंसा में इतनी ताकत है? दिल से बोलिएगा, नहीं होगा यकीन है? देखिए, अगर यकीन है तो फिर इसका सबसे पहला प्रमाण ये होना चाहिए कि आपको आज तक लाइफ में किसी से झगड़े नहीं हुआ हो। नहीं हुआ है आपका, तो चलिए मान लेंगे। इसलिए कि इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा पहचान ये है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, और जो शत्रु है वो शत्रु के प्रति बुरा भाव नहीं आना चाहिए। शत्रु के बुराई से दुश्मनी हो, शत्रु से दुश्मनी नहीं हो। कितनी सुंदर बात है। तो इतना महान और उच्च स्तर तक व्यक्ति जो पहुंचता है वही सत्याग्रही होता है, वही अहिंसा का उपासक होता है। जिस आदमी को गुस्सा आ गया या अपने शत्रु पर जिसने प्रहार कर दिया, तो इसका मतलब वो अहिंसा और सत्याग्रह के अर्थ से परिचित नहीं है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि अहिंसा सत्याग्रह में कितनी ताकत है, जबकि वास्तविक बात यह है कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने विश्व के उस समय की सबसे बड़ी शक्ति से लोहा लिया और जीत हासिल की। उसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब भारत आते हैं, इसीलिए हम उस 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं हर साल। तो उसके बाद वो 15 से लेकर के 1915 से लेकर के 1919 तक ब्रिटिश विरोधी नहीं थे, ब्रिटिश समर्थक थे। ब्रिटिश विरोधी वो तब बने जब रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने पास किया,
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, खिलाफत के मामले में धोखा दिया भारतीय मुसलमानों को, तब गांधी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और सक्रिय राजनीति में भाग लिया। और उनके सक्रिय राजनीति का पहला आंदोलन कौन था? बोलिए। भारत में आने के बाद उनके सक्रिय राजनीति का पहला आंदोलन कौन था? अगर इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? ऑप्शन हम देते हैं। खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या ऑप्शन जवाब होगा आपका? वेरी गुड, असहयोग आंदोलन। ये जो तीनों आंदोलन था वो सक्रिय राजनीति का एग्जाम्पल्स नहीं था या वृहद पैमाने पे नहीं था, स्थानीय मुद्दों को लेकर के था। और ये तीनों आंदोलनों के दौरान यानी चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इसमें गांधी जी अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे, इसमें गांधी जी समर्थक थे। लेकिन खिलाफत का मुद्दा, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी पूर्ण रूप से अंग्रेजों के विरोधी हो गए। इसलिए पहला उनका सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाला एक राष्ट्रीय आंदोलन कोई था तो वो था असहयोग आंदोलन। अब देखिए, असहयोग आंदोलन जिस समय चल रहा था तो उस समय गांधी जी ने सभी लोगों को साथ कांग्रेस से जोड़ने का प्रथम प्रयास किया। इस आंदोलन में मध्यवर्गीय चरित्र जो था वो गांधी जी ने खत्म कर दिया। अब कांग्रेस के साथ सभी जातियां, सभी लोग जुड़ने लगे। ऐसे परिवेश में गांधी जी को कांग्रेस के आंदोलन को चौरी चौरा घटना जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ, उसके कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या ले लिया? वापस। अब देखिए, यहां के बाद गांधीयन नीति में आपको हरिजनों उत्थान दिखाई पड़ेगा। यह पृष्ठभूमि हमने गांधी हरिजनोत्थान का बताया। अब क्या हुआ कि कैसे, तो देखिए बिंदुवार हम वर्णन कर रहे हैं। पहला कि 12 फरवरी 1922 के बाद क्या हुआ, तो 4 मार्च 1922 को 22 फरवरी 1922 के बाद क्या हुआ, तो गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, या कह लीजिए कि स्थगित कर दिया। तो ये बंद किया, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो कहा कि कांग्रेस रचनात्मक कार्य करे, यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क, डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव वर्क, डिस्ट्रक्टिव नहीं। अब देखिए, गांधी कितने बड़े दार्शनिक थे, दूरदर्शी थे, एक महान नेता थे। वो इनके कामों से आपको पता चलेगा। हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले रचनात्मक काम क्या थे, क्या कहा, तो 3 चीज था। कितना? 3 चीज। रचनात्मक काम में पहला था चरखा चलाना। क्या? चरखा चलाना। दूसरा था हिंदू मुस्लिम एकता। और तीसरा था हरिजनोत्थान। देखिए छात्रों, गांधी जी एक असहयोग आंदोलन
जब चलाए थे तो उन्होंने वादा किया था भारतीयों से कि तुम मेरा साथ दो, हम 1 साल में तुमको आजादी दिलवा देंगे। पता है कि नहीं आपको? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था कि यदि अंग्रेजों के साथ सहयोग करना हम बंद कर देंगे तो ब्रिटिश सत्ता स्वमेव अपने आप 1 वर्षों के अंदर समाप्त हो जाएगी, हम कोई कॉपरेट ही नहीं करेंगे। लेकिन असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक था, नॉन वायलेंट था। सत्याग्रह का उनका रूप ही नॉन वायलेंट था। लेकिन दुर्भाग्य से 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में जब हिंसा हो गई तो गांधी ने फौरन इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसकी तीखी आलोचना हुई। वो एक अलग विषय है, उसको आज के क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। अब देखिए कि गांधी ने जब आंदोलन वापस ले लिया तो लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद गांधी जी ने रचनात्मक काम पर जोर दिया। देखिए, रचनात्मक काम पर क्यों निष्क्रिय नहीं रहे वो। आंदोलन वापस लेकर के ऐसा नहीं कि घर में जाकर बैठ गए, बल्कि संरचनात्मक या रचनात्मक कार्यों, कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान दिया। गांधी जी ने यह महसूस किया असहयोग आंदोलन के दौरान में कि यदि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है या कोई भी आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है, वैसे ही शत्रु पक्ष मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, हिंसा कर रहा है, अब उसको हमको अधिकार मिल गया उसको दबाने का। अब जैसे ही उस हिंसा को शत्रु पक्ष यानी अंग्रेज उसको दबा देगा तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा भारतीय पक्ष पर कि फिर कभी दोबारा वैसा आंदोलन नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर लोगों के दिल में डर हो जाएगा कि आंदोलन करने का मतलब क्या है, कि उस गोली चलती है और डंडा चलता है और आदमी मर जाता है। तो इस तरीके से आंदोलन जो है वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो यह गांधी का ग्रेट फिलॉसफी था कि हिंसा से सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती, और यदि अहिंसात्मक रूप आप लेते हैं तो फिर सामने वाला मजबूर हो जाएगा कि क्या करें हम, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, अरे भाई तो काहे के लिए हो, तो मेरी मांगे पूरी करो। तो कितना दिन वो चुप रहेगा, उसकी भी बदनामी होगी। तो अंततः इस अहिंसात्मक तरीके से वो उसकी मांगों को मान लेता है। यही टेक्निक से सफलता मिली थी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में। यह अलग बात है कि उनको 20 वर्ष समय लग गए थे, लेकिन सफलता तो मिली। लेकिन गांधी जी शुरू में ही अगर हिंसा वहां कर देते तो शुरू में ही 1893 में जो गए थे तो उसी समय वो असफल हो जाते और कभी भी 3 नियोक्ताओं को सब समाप्त करने में सफलता नहीं मिलती। बात समझ में आ रही है? तो चौरी चौरा कांड ने गांधीयन फिलॉसफी पे प्रहार कर दिया। गांधी जी का लक्ष्य 1 वर्ष के अंदर जो स्वराज दिलाना था वो भारतीयों के द्वारा धूल धूसरित कर दिया गया, क्योंकि भारतीयों ने हिंसा कर दी और हिंसा करने के बाद अंग्रेजों को आधार मिल गया इस आंदोलन को कुचलने का। अब दुनिया नहीं बोल सकती थी कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तक वैश्विक स्तर पे कानून के शासन की विचारधारा स्थापित हो चुकी थी। रूल ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं कि देश चलेगा किससे, तो रूल ऑफ लॉ के आधार पर, कानून के शासन के आधार पर। तो कानून का शासन का विरोध कौन कर रहा है? तो गांधी जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंसा करवा दिया। इसलिए फौरन इमीडिएट गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। अब गांधी जी ने यह महसूस किया कि ये हिंसा हुई क्यों, ये हिंसा हुई क्यों। तो उसके पीछे जो सामाजिक द्वंद्व था, जो कास्ट राइवली थी, वो उत्तरदायी था। इसीलिए जो भारतीय समाज की मूलभूत समस्या थी
उस मूलभूत समस्या में जब तक परिवर्तन नहीं किया जाता, जब तक सुधार नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस जो है वो स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। और गांधी जी ने ये महसूस कर लिया कि एक लंबी लड़ाई है ये, क्योंकि जो जिससे हमें लड़ना है उतनी शक्ति हमारे पास नहीं है, उतना नैतिक बल हमारे लोगों के पास नहीं है। साउथ अफ्रीका में हम व्यक्तिगत रूप से नैतिक बल पैदा करने में सफल हो गए थे, क्योंकि वहां संख्या बहुत कम थी। यहां संख्या बहुत अधिक है और अनैतिक लोग ज्यादा है यहां। और अनैतिकता के आधार पर क्या होगा कि कांग्रेस अंग्रेज सारे आंदोलनों को जो है वो कुचल देगा। तो इसलिए जरूरत था कि उन समस्याओं पर वार करना या उन समस्याओं को सुलझाना जिन समस्याओं के कारण जो है वो भारतीय आंदोलन कमजोर होता। उसमें सबसे बड़ी समस्या थी इकोनॉमिकली, क्योंकि गांधी जी ने महसूस कर लिया कि आर्थिक आंदोलन लंबा चलेगा और जब आंदोलन लंबा चलेगा तो आंदोलनकारियों को पैसे की आवश्यकता होगी। तो पैसा के अभाव में आंदोलन बहुत लंबा नहीं चल सकता है। तो पैसे के उगाही के लिए सबसे व्यवहारिक पक्ष जो गांधी के सामने दिखाई पड़ा वो था चरखा चलाना। इससे दोहरा मार पड़ रहा था। एक, चरखा चला के सूत काट के कपड़ा बुन करके सत्याग्रही अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करते, और दूसरा कि अंग्रेज इससे कमजोर होते क्योंकि अंग्रेज का कपड़ा नहीं बिकता। तो भारतीयों का आर्थिक स्थिति चरखा चलाने से अच्छी होती और अंग्रेजों के आर्थिक स्थिति पर इससे दुष्प्रभाव पड़ता। तो सोचिए कितना बड़ा चरखा चलाना उस समय आंदोलन का अंग या वैज्ञानिकता लिए हुए एक प्रयास आ गया सामने। आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं इस बात को? दूसरा कि हिंदू और मुसलमान, अभी मुसलमानों की संख्या कम है, लेकिन जिस समय की हम बात बोल रहे हैं, जिस समय डिविजन्स नहीं हुआ था देश का, उस समय मुसलमान एक अच्छे संख्या के रूप में थे। अच्छा संख्या किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि रेशियो मान लिया 30-70 का था। 30% मुसलमान थे तो 70% हिंदू थे। पाकिस्तान ने विभाजन से पहले की मैं बात बोल रहा हूं, 1947 से पहले। लेकिन मुस्लिम में जो वर्ग था वो शासक वर्ग से हटा था ना। ये लोग शासक वर्ग थे कुछ वर्षों पहले तक। तो जो शासक वर्ग रहता है उसके पास जमीन जायदाद संपत्ति या कह लीजिए कि साधन संपन्न था। हिंदू वर्ग जो 70% था उसमें से अधिकांश जो अपर कास्ट थे वही शासक वर्ग के थे ना। बाकी लोग तो शासन से कोई मतलब नहीं था, बाकी लोग निशक्त थे। तो आंदोलन करने की शक्ति थी किसमें? तो अपर कास्ट के हिंदुओं में और मुसलमानों में। बात को समझिए, जो लोअर कास्ट हिंदू था या जिसको आप हरिजन कहते हैं या आदिवासी कहते हैं, उनमें आंदोलन की कैपेसिटी नहीं थी। उन लोगों ने आंदोलन किया भी तो अपना विषयगत मुद्दों को लेकर करके, और उस विषयगत मुद्दे में विरोध है भारतीय जमींदारों को झेलना पड़ा या भारतीय उद्योगपतियों को झेलना पड़ा। तो एक ऐसा सामाजिक संरचना थी जिस सामाजिक संरचना में बिना हिंदू मुस्लिम के सहयोग के आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता था। और अंग्रेजों ने बीज बो दी थी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना करके, और 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे करके। तो यदि हिंदू मुसलमान अलग हो जाते तो ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्रता के लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े नहीं, जबकि भयानक पैमाने पर दंगे चल रहे थे। दंगा शुरू हो चुका था। दंगा 19वीं शताब्दी के 8वें दशक से शुरू हो गया था भारत में दंगा। तो इसलिए अनिवार्य था कि हिंदू मुस्लिम की एकता जो है बनी रहे।
और हिंदुओं के बीच भी एकता बनी रहे। और हिंदुओं के बीच में एकता के लिए सबसे बड़ा बाधा जो था वो क्या था कि हरिजनों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार। इसलिए हरिजनों का उत्थान करना काफी अनिवार्य था। तो ये वो हर्डल थे, ये वो बाधाएं थी जिसके परिवेश में कंस्ट्रक्टिव सोच करना बहुत ही जरूरी था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करके इसी कारण से जो है वो रचनात्मक कार्य में भाग लिया। हालांकि गांधी जी इसके बाद अरेस्ट कर लिए गए 4 मार्च 1922 ईस्वी को, और फरवरी 1925 ईस्वी तक वो जेल में ही रहे। लेकिन जेल में जाने से पहले कांग्रेसियों को मंत्र दे करके गए थे कि आप ये सब काम कीजिए। क्लियर? अब देखिए कि जब जेल से वो छूटे तो 1925 में उन्होंने वायकोम और गुरु वायवूर मंदिर प्रवेश आंदोलन में भाग लिया। प्रवेश आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, गांधी जी जेल चले गए। जेल जाने के बाद केरल में एक घटना घटती है। ये वाइकोम और गुरुवायूर ये दोनों केरल का एक जगह है, और ये जगह कहां है तो त्रावणकोर। त्रावणकोर एक रियासत थी। क्या थी? रियासत। वेलुथम्पी वहां के दीवान थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। लेकिन जो त्रावणकोर रियासत थी, उस रियासत में जो मंदिर था वो राजघराने का था, राज परिवार का था। जो राजमाता थी उसकी थी, और जो वहां के हरिजन थे, यानी दलित थे कह लीजिए, यानी शेड्यूल कास्ट थे आज के मुताबिक, उनको ये नहीं कि मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, बल्कि मंदिर से हो करके एक रास्ता था, उस रास्ते का भी प्रयोग वो नहीं कर सकते थे। और वो रास्ता इतना महत्वपूर्ण था कि अगर उस रास्ते का लोग प्रयोग करते तो बाजार की दूरी 1 किलोमीटर पड़ती थी, और अगर उस रास्ते को बंद कर दिया जाता किसी के लिए तो उस व्यक्ति को 7 किलोमीटर चल करके बाजार जाना पड़ता। और ऐसे में वो रास्ता हरिजनों के लिए बंद था। मंदिर का प्रवेश तो छोड़ दीजिए, रास्ता ही बंद था, तो बाजार जाना भी एक कष्टसाध्य काम था। इसका पूरा एलोबरेशन हम अलग क्लास लेंगे, मंदिर प्रवेश आंदोलन, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। यहां सिर्फ गांधी जी के कंटेक्स्ट में हम बातें कर रहे हैं। तो वहां के हरिजनों ने जो है वो आंदोलन किया, मंदिर प्रवेश आंदोलन। गांधी जी जब जेल से छूटे 1925 में, तो वो जो है वो उस केरल चले गए और हरिजनों के पक्ष में उन्होंने आंदोलन किया। तो आंदोलन में बहुत सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि साहब रानी तैयार हो गई कि ठीक है हरिजन को हम मंदिर में प्रवेश दे देते हैं। थोड़ी सी सफलता यह मिली कि अंग्रेज बीच में कूद पड़े, बोले कि काहे के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, हम दूसरा सड़क हरिजन के लिए बना देते हैं। तो अंग्रेजों ने दूसरा सड़क बना दिया, तो उनको बाजार जाने का रास्ता मिल गया। तो गांधी जी को तो सफलता मिली नहीं, लेकिन हाँ गांधी जी इस आंदोलन में अपर कास्ट हिंदू के साथ नहीं खड़े रहे। गांधी जी इस आंदोलन में किसके साथ खड़े रहे? अंग्रेज, हरिजनों के साथ खड़े रहे। कहाँ आप रहते हैं? नहीं तो अंग्रेज सड़क बनाया था।
अरे भाई, मतलब साथ तो हरिजन के साथ है। हरिजन तो मैंने हरिजनों का साथ लिया। और यही वजह है कि गांधी जी इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से किसी भी मंदिर में नहीं गए कि जब हरिजनों को तुम मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो तो हम भी दक्षिण भारत में आकर के किसी मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए, ये बुंदू बुंदू दे रहे हैं, तो पहला हरिजन के परिवेश में दिखाया आपको गांधी जी को, दूसरा बिंदु में दूसरा दिखाया, तीसरा बिंदु में आते हैं 1932-33 की घटना। 1932-33 की घटना में कौन कौन घटना होगा वो देख लीजिए। पहला, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। दूसरा, सांप्रदायिक पंचांग। और तीसरा, पूना पैक्ट। ठीक है। गांधी की हरिजनोत्थान के परिवेश में ये 1932 टू 1933 की घटना काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी हरिजनों का उत्थान चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि निम्न वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले, लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि हिंदुओं के बीच वर्ग संघर्ष पैदा हो जाए। वो चाहते थे कि हरिजन या निम्न वर्ग कांग्रेस के झंडे तले आकर के आजादी की लड़ाई लड़े, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि साहब हिंदुओं के बीच आपस में वर्ग संघर्ष हो जाए। और इसकी परिस्थिति तैयार कैसे हुई? तो परिस्थिति तैयार हुई भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब इस क्रम में पूरा दोनों के रिलेशंस को हम लोग को पढ़ना है, यानी गांधी और अंबेडकर के संबंध को। यहां पर गांधी और अंबेडकर दोनों आमने सामने हैं। कहां है? आमने सामने। कल के क्लास में अंबेडकर के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया था, तो उसमें बताने की अब जरूरत नहीं है। वहां से को रिलेट कर रहे हैं, सहसंबंध कर रहे हैं। तो यहां पर अंबेडकर पूरी तरीके से, यानी जो समय आया है वो हिंदू के अपर कास्ट के विरोधी हो गए, हिंदू धर्म के विरोधी हो गए। 1927 में ही मनुस्मृति को जला करके ये साबित कर दिया था कि हम हिंदू धर्म से अपने आप को अलग कर रहे हैं। अब 1930 से लेकर के 1930, 1931 एंड 1932, 1930, 1931, 1932, इन 3 वर्षों में हर वर्ष गोलमेज सम्मेलन हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ एक सम्मेलन में भागीदारी की और वो सम्मेलन था द्वितीय, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। और उनका भाग लेने का उद्देश्य क्या था? तो सिर्फ एक था कि हरिजनों को हिंदुओं से अलग करना और उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करना। तीनों सम्मेलनों में उन्होंने यही डिमांड किया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक सम्मेलन में भाग ली। और वो सम्मेलन कौन था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें बड़ी मजबूती के साथ गांधी ने अपना पक्ष रखा अंग्रेजों के समक्ष। लेकिन गांधी हार कहां पर गए? तो अंबेडकर के समक्ष। अंबेडकर तैयार ही नहीं थे बिना पृथक निर्वाचन प्रणाली लिए हुए, और साथ ही साथ ये कि हरिजन हिंदू समाज के भाग नहीं है। तो यहां पर लड़ कौन रहा था? हिंदू हिंदू लड़ रहा था। लाभ किसको हुआ? तो अंग्रेजों को हुआ। तो सोचिए कि 1922 में जो गांधी ने जो आंदोलन चलाया रचनात्मक, वो कितना व्यवहारिक था। अब आपको कब समझ में आ रहा है? 32 में समझ में आ रहा है, 10 वर्षों के बाद।
गांधी जी को 10 वर्ष पहले ही समझ में आ गया था। तो तेज कौन? गांधी। तो अब देखिए साहब, गांधी जी वापस लौट आए और कहा कि हमने देश की इज्जत को खाली हाथ लौटे हैं। खाली हाथ का मतलब कि आजादी लेकर लेने गए थे, आजादी तो लेकर के आए नहीं। बात समझ में आई? गोलमेज में क्यों भाग लेने गए थे? कि स्वराज, लेकिन स्वराज तो लेके हम आए नहीं, लेकिन हां पृथक निर्वाचन प्रणाली भी लेकर के हम नहीं आए। और इसलिए कहा उन्होंने कि देश की इज्जत को हमने बट्टा नहीं लगने दिया। अब अंग्रेजों ने फौरन एक चाल चल दी कि द्वितीय गोल में सम्मेलन असफल रहा, कांग्रेस हार गई। उसने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने घोषणा कर दी पृथक निर्वाचन प्रणाली हरिजनों के लिए। तो इसी को बोलते हैं मैकडोनाल्ड घोषणा या सांप्रदायिक पंचांग या कॉमनल अवार्ड। ठीक है, ये कॉमनल अवार्ड की जो घोषणा, सांप्रदायिक पंचांग की जो घोषणा हुई, वो 16 सितंबर 1932 ईस्वी को। कब हुई? 16 सितंबर 1932 ईस्वी को। अब ये तो बहुत भयंकर वज्रपात की तरह गिरा गांधी पर। गांधी जब लौटे अब ब्रिटेन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, तो फौरन इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये जेल में थे और यरवदा जेल में रख दिया गया। यरवदा जेल कहां है? ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और अक्सर लोग गलत करते हैं। हम आपको ऑप्शन देते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। यरवदा जेल कहां है मुन्ना भाई? अधिकांश लोग गुजरात मार देगा। अधिकांश लोग, चूंकि यरवदा नामक स्थान गुजरात में है, ठीक है, लेकिन यरवदा जेल मुंबई में है। सॉरी, मुंबई की नहीं, पुणे में है। यरवदा जेल पुणे में, माने महाराष्ट्र में है। तो वहां जेल में जो है बंद थे। अब गांधी जी पर ये कॉमनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग वज कर, क्यों? क्योंकि ये तो अंग्रेजों ने हरिजनों को हिंदुओं से अलग कर दिया। सफल हो गए अंबेडकर, सफल हो गया अंग्रेज। हारा कौन? तो कांग्रेस हारा। हारा कौन? तो भारतीयता हारी। इसलिए फौरन 16 अगस्त के बाद 20 अगस्त को गांधी जी ने अनशन कर दिया। अब देखिए, आज का नेता या ये सब क्या है, गाली बकना शुरू कर देगा, फेसबुक पर आकर के उल्टा सीधा करना चलेगा। गांधी ने ऐसा नहीं किया। बोला कि हम अपना आत्मा माने शरीर त्याग देंगे, हम ऐसे समाज में नहीं रहेंगे। अब इसका वज्रपात गिरा किस पर? फॉरवर्ड कास्ट के भी हिंदू पर, अंग्रेजों पर, सब पर। यदि बुढ़ा मर गया तब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बदनामी होगी, हमारी सबकी बदनामी होगी। अब तुरंत मदन मोहन मालवीय सक्रिय हुए कि ये दोनों आदमी को जो उग्रवाद कर रहा है, इन लोगों को कैसे ठीक किया जाए। तो दोनों के बीच 26 सितंबर, 3 डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर, 20 सितंबर और 26 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को सांप्रदायिक पंचांग ये हुआ और 20 सितंबर से गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया और 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, यस। अब देखिए साहब, गांधी जी हरिजनों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि गांधी जी इस बात के खिलाफ थे कि हरिजन को हिंदू समाज से अलग करने के खिलाफ थे। यह मूलभूत लड़ाई थी। तो वो जब हिंदू समाज का मान ही रहे थे उसको, तो एग्रीमेंट जो हुआ पूना पैक्ट में कि पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं माना जाएगा।
यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम्स को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आरक्षित निर्वाचन प्रणाली, रिजर्व्ड इलेक्टोरल प्रोसेस को अपना लिया गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? देखिए, तकनीक को समझिए। अगर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाते हैं तो उसका मतलब होता था कि कैंडिडेट भी एक निश्चित जाति का और वोटर भी उसी जाति का, तो बाकी जो लोग रहेंगे वहां वो उससे कट जाएंगे। और पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर आरक्षित निर्वाचन प्रणाली का मतलब हुआ कि सिर्फ कैंडिडेट आरक्षित होगा, वोटर सभी वोटर सारे होंगे, तो फिर वो सारे का प्रतिनिधि होगा, तो डिवीजन नहीं होगा। नहीं होगा। तो गांधी जी ने ये कहा और अंबेडकर ने मान लिया। अंबेडकर ने ऐसे ही नहीं माना। गांधी जी ने कहा कि हम तुमको जो अंग्रेज सीट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 71। पूरे भारत में जो 11 प्रांत थे, नहीं 11, 5 ही अभी रहेंगे, 5 प्रांत थे, तो 5 प्रांत के विधानसभाओं में 71 ही सीट न दे रहा है, हम 148 देते हैं, यानी डबल से भी ज्यादा। और केंद्रीय विधानसभा में 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं, हम 18% देंगे तुमको। तो इस एग्रीमेंट को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब गांधी जी चौथा चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 1933 में उन्होंने हरिजन यात्रा निकाली। क्या चीज? हरिजन यात्रा। यहां पर एक बात समझना होगा आपको कि ये किसके लिए बात की जा रही है। ये ट्राइब्स के लिए नहीं बात की जा रही है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए बात की जा रही है। तो यहां पर 2 नाम आपको याद करना होगा। एक, अंबेडकर ने क्या नाम दिया इस जाति को, और गांधी ने क्या नाम दिया जाति को। और दोनों के अर्थ को अगर आप जानिएगा तो आप समझ जाइए कि लड़ाई कैसी थी। अंबेडकर ने इस वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो नाम दिया वो दलित, जिसका अर्थ कल ही हम बताए हैं पृथक हुआ वर्ग, यानी टूटा हुआ भाग, एक मराठी वर्ड है। और प्रत्युत्तर में गांधी ने जो नाम दिया हरिजन, यानी हरि का जन। हरि का मतलब भगवान, यानी ब्राह्मणों से भी ऊपर कर दिया अनुसूचित जाति को गांधी ने। तो ये शब्दों के आधार पर लड़ाई हुई। बात समझ में आ रही है? और शब्दों के आधार पे कौन जीते? गांधी जीते। गांधी जी ने ज्यादा अच्छा नाम दिया इस वर्ग के लिए। लेकिन गांधी जी ये मान रहे थे कि ये समस्या हिंदू धर्म की आंतरिक समस्या है, इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए 19 नवंबर 1933 ईस्वी, ये डेट याद रखिएगा, 19 नवंबर 1933 ईस्वी को गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की। और अभी राहुल गांधी तो 3,500 किलोमीटर चले। आपको पता है कि इस हरिजन यात्रा में 1 वर्षों तक गांधी जी कितना पैदल चले? 20,000 किलोमीटर। 1 वर्ष तक कंटिन्यूअस चलते रहे, कोई छुट्टी नहीं, और पैदल चलते रहे 20,000 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि एक एक गांव को टच किया गांधी ने, जो उनका रूट था। और हर गांव में जो हरिजन होता था उसी के घर पर जाकर रुकते थे। हरिजन जोड़ो यात्रा। कोई पंडाल नहीं लगता था, और उसके घर के बने हुए भोजन को खाते थे। किस लिए? इस बात को स्थापित करने के लिए कि हिंदू एक है। प्रत्युत्तर क्या हुआ? प्रत्युत्तर हुआ कि अपर कास्ट के हिंदू जो थे वो गांधी के विरोधी हो गए। बहुत जगह पर गांधी पर हमले भी हुए। एक बार तो गांधी के हमले में बाल बचे वो।
यही नहीं, मदन मोहन मालवीय 1934 में कांग्रेस छोड़कर एक अलग पार्टी बना ली गांधी के हरिजन यात्रा के कारण। तो इससे यह साबित होता है कि गांधी वास्तव में जो था वो एक व्यवहारिक धरातल पर इस समस्या को हल करना चाह रहे थे कि धर्म की हानि भी नहीं हो और समस्या का समाधान भी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि न ही गांधी इस मामले में सफल हुए और न ही अंबेडकर इस मामले में सफल हुए। और जो समाज, भारतीय समाज प्लुरल समाज था, जो मिला जुला समाज था, वो आज तक बना हुआ है, जो इस बात को साबित करता है कि जो परंपरागत रूप से हमारा समाज है और उसकी जो संरचना है वही उचित है, वही चलती रहेगी। तो हम समझते हैं कि ये टॉपिक समझाने में हम सफल रहे। अब कल के क्लास से नए टॉपिक के साथ हम आधुनिक भारत में शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।